विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स। कुछ कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती, वे महसूस की जाती हैं। कहीं अंधेरे में छिपा कोई रहस्य, कहीं खामोशी में दबा कोई जुर्म, कहीं अनजाना सा खौफ, तो कहीं अधूरी मोहब्बत की दास्तान। हर मोड़ पर एक नया सवाल, हर परछाई के पीछे एक राज, और हर कहानी के अंत में एक ऐसा सच जिसकी शायद आपने कल्पना भी न की हो। तो आइए सुनते हैं एक और दास्तान विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स की दुनिया से। वो रानी जो मरकर भी नहीं गई। अलौकिक रुद्रनाथ मुखर्जी की कहानी। मेरा नाम तरुण घोष है। मैं एक प्रकाशन संस्था में मुख्य संपादक हूं। शायद आपको यह सुनकर लगे कि कहानियों में मेरी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि मैं एक प्रकाशन संस्था में काम करता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानियों के प्रति मेरा आकर्षण बचपन से ही रहा है, खासकर अलौकिक घटनाओं, भूत प्रेत की कहानियों और हत्या के रहस्यों के प्रति। शायद यही वजह है कि किस्मत ने मुझे आज एक प्रकाशन संस्था का मुख्य संपादक बना दिया है। मैं प्रभा देवी में एक 3 BHK फ्लैट में रहता हूं। मेरे साथ मेरी ही उम्र के 2 और युवक रहते हैं, यानी हम कुल 3 लोग हैं। और उम्र भले ही 32 साल हो चुकी हो, लेकिन हम आज भी खुद को लड़का ही मानते हैं। हम तीनों में से गणेश आचार्य एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर है। उसे कहानियां सुनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वह हर बात की सच्चाई पर विश्वास करता है और जब तक किसी घटना का ठोस प्रमाण न मिल जाए उसे मानने को तैयार नहीं होता। तीसरा लड़का है प्रमोद दास गुप्ता। वह एक प्रसिद्ध टेलीफिल्म निर्माण संस्था में लेखक और निर्देशक है। उसे भी नई और अनसुनी कहानियों में काफी दिलचस्पी है, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण वह हमारे साथ बैठकर कहानियां सुनने ज्यादा समय नहीं निकाल पाता। हम तीनों मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले हैं। कई साल पहले साथ ही मुंबई आए थे और तब से अब तक हमारा साथ बना हुआ है। हमारी उम्र भले ही 32 साल हो गई हो, लेकिन हमारी कुछ आदतें और विचार आज भी पुराने जमाने के हैं। मजाक में हम खुद को ओल्ड स्कूल बॉयज कहते हैं। एक रविवार की बात है। उस दिन हम तीनों घर पर ही थे। सुबह से ही मन कुछ अलग करने का था। आखिरकार हमने तय किया कि आज किसी लंबी रोड ट्रिप पर निकलते हैं। करीब 11 बजे हम प्रभा देवी से निकले। प्रमोद की टाटा सफारी में बैठकर हमने इगतपुरी की ओर रुख किया। इगतपुरी की घाटियां शुरू होने में अभी कुछ वक्त था और देखते देखते दोपहर के 1:30 बज गए। अब हम तीनों को तेज भूख लग चुकी थी। हम किसी ढाबे पर रुकने के बारे में सोच ही रहे थे कि गणेश ने अचानक कहा, क्यों ना आज किसी पुराने जमाने के ढाबे में खाना खाया जाए। उसकी बात सुनकर हम दोनों उसकी ओर देखने लगे। आजकल के ढाबे भी कहां पुराने जमाने के ढाबे रह गए थे। ज्यादातर ढाबों ने अब आधुनिक रेस्टोरेंट का रूप ले लिया था। चारों तरफ नियॉन ग्लो साइन बोर्ड, तेज रोशनी और चमक दमक। खाने में भी बर्गर से लेकर तरह तरह के पश्चिमी फास्ट फूड तक सब कुछ मिलने लगा था। वैसे इसमें ढाबा मालिकों की भी कोई गलती नहीं थी। आज की पीढ़ी को फास्ट फूड और जंक फूड खाने की आदत जो हो गई थी, लिहाजा ढाबा मालिकों ने भी समय के साथ चलने का फैसला कर लिया था। लेकिन हम तीनों कुछ पुराने ख्यालों के थे। हमें आज भी मिट्टी की खुशबू, लकड़ी की खाट और देसी अंदाज में पकाए गए खाने वाला पुराना ढाबा ज्यादा पसंद था। काफी खोजने के बाद आखिरकार हमें अपने मन का ढाबा मिल ही गया। यह ढाबा घाट शुरू होने के ठीक मुहाने पर था। काफी बड़ी जमीन पर बना हुआ वह ढाबा किसी छोटे से कॉटेज जैसा दिखाई देता था। उसकी कोई पक्की दीवार नहीं थी। मोटे लकड़ी के खंभों पर लकड़ी की छत टिकी थी, जिसे ऊपर से टेराकोटा की लाल टाइलों से ढका गया था। छत के नीचे एक तरफ बिलिंग काउंटर था और बाकी खुली जगह में लकड़ी की मेजें और कुर्सियां रखी थीं। दूसरी तरफ गांवों में दिखाई देने वाली कुछ पुरानी खाटें भी बिछी हुई थीं। रसोई अलग बनी थी और उसकी बाकायदा पक्की दीवारें थीं। हमने अपनी सफारी ढाबे के सामने खाली पड़ी जगह में खड़ी कर दी। वहां कहीं पार्किंग का कोई बोर्ड नहीं लगा था, लेकिन हमने उस जगह को पार्किंग ही समझ लिया। ढाबे के सामने की खुली जगह इतनी बड़ी थी कि उसमें एक साथ करीब 50 ट्रक खड़े हो सकते थे। उस समय भी
लगभग 15 ट्रक वहां खड़े थे। कई ट्रकों के ड्राइवर खाटों पर लेटे हुए अपने खाने का इंतजार कर रहे थे। ढाबे के ठीक सामने एक पंचर बनाने वाला भी बैठा था। वह खासा व्यस्त था। कुछ ट्रकों के टायर उसके सामने पड़े थे और वह उन्हें ठीक करने में लगा हुआ था। ढाबे के पीछे थोड़ी ही दूरी पर पहाड़ शुरू हो जाता था। ढाबे के मालिक ने पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा घर भी बना रखा था। शायद वही उसका घर था। ट्रक ड्राइवरों के नहाने के लिए वहां खुले में एक कुआं भी था। कुएं को सीमेंट से अच्छी तरह पक्का किया गया था। उसके ठीक बगल में करीब 10 बाई 10 फुट का सीमेंट का चबूतरा बना था। ड्राइवर उसी पर खड़े होकर नहाते, मुंह धोते और उनके सहायक वहीं अपने कपड़े धोते थे। उस समय करीब 5 ड्राइवर वहां नहा रहे थे। हम तीनों जब ढाबे के उस हिस्से में पहुंचे जहां खाटें बिछी थीं, तो गणेश ने मुस्कुराकर कहा, चल भाई, आज अपनी जवानी का भी थोड़ा आनंद लेते हैं। किसी खाट पर बैठते हैं। हम तीनों ने 2 खाटों को पास पास खिसकाया और उन पर बैठ गए। अभी हमें बैठे कुछ ही मिनट हुए थे कि करीब 20 साल का एक लड़का हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, साहब क्या खाएंगे, वेज या नॉन वेज? हम तीनों ने लगभग एक साथ कहा, नॉन वेज। लड़के ने फिर पूछा, दादा का स्पेशल या कुछ और? हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। गणेश ने पूछा, ये दादा का स्पेशल क्या है? लड़का मुस्कुराया, दादा का स्पेशल मतलब खुद दादा अपने हाथ से बनाएंगे। मटन हो, चिकन हो, अंडा हो या मछली। वैसे दादा के हाथ का मटन और मछली काफी मशहूर है। हमने कुछ पल एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मैंने कहा, तो दादा का स्पेशल मटन और मछली दोनों ले आओ। दादा शब्द सुनकर मेरे मन में अचानक कई ख्याल आए। या तो जिस दादा की वह बात कर रहा था वह मराठी होगा या बंगाली, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि वह कोई बुजुर्ग आदमी हो जिसे यह लड़का आदर से दादा कहता हो। लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। मैंने लड़के से पूछ ही लिया, दादा माने क्या नाम है दादा का? लड़के ने सहजता से जवाब दिया, नाम तो रुद्रनाथ मुखर्जी है, लेकिन यहां सब उन्हें दादा ही बुलाते हैं। मुखर्जी। यह नाम सुनते ही न जाने क्यों हमारे तीनों के भीतर एक अजीब सा अपनापन जाग उठा। जब कोई इंसान लंबे समय तक अपने घर और अपने शहर से दूर रहता है तो किसी अनजान जगह पर अचानक अपने ही शहर या अपनी ही भाषा का कोई नाम सुनाई दे जाए तो ऐसा लगता है जैसे कुछ पल के लिए वह वापस अपने घर पहुंच गया हो। मैंने तुरंत पूछा, दादा कहाँ हैं? लड़के ने ढाबे के अंदर की तरफ देखते हुए कहा, दादा जितने भी लोग बैठे हैं सबके लिए मटन बना रहे हैं, आते ही होंगे। फिर उसने हमारी तरफ देखा और बोला, आप लोग बैठिए, तब तक मैं आपका ऑर्डर लिखवा देता हूं। हम तीनों खाट पर बैठे पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देखते रहे और आपस में बातें करने लगे, घर की यानी कोलकाता की और वहां की खूबसूरत लड़कियों की। हम तीनों कोलकाता के बालीगंज में रहते थे। बातों बातों में हमें दुर्गा पूजा के वे दिन याद आने लगे जब शहर के पूजा पंडालों में जवान लड़के लड़कियों की भीड़ उमड़ती थी। क्या दिन थे वे भी। आज हम तीनों अपनी अपनी नौकरी के सिलसिले में इतने व्यस्त हो गए थे कि खुद के लिए समय निकालना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन आज हमारे पास समय ही समय था। हम इन्हीं पुरानी यादों में खोए आपस में बातें कर रहे थे कि तभी करीब 50 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी ढाबे के बिलिंग काउंटर के पास आकर बैठ गया। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और लंबे बाल कंधों तक झूल रहे थे। उसने साधु जैसा पहनावा धारण कर रखा था। पहली नजर में वह किसी साधु या सन्यासी से कम नहीं लगता था। वह बैठते ही ढाबे के लड़कों यानी वेटरों को निर्देश देने लगा कि कौन सी डिश किस खाट पर बैठे ग्राहक के पास रखनी है। तभी हमारा वही वेटर उस साधु जैसे दिखने वाले आदमी के पास गया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। फिर उसने हमारी तरफ हाथ से इशारा किया और कुछ और बोला। वेटर की बात पूरी होते ही उस साधु बाबा ने हमारी ओर देखा और फिर हमारी तरफ आने लगे। जैसे जैसे वह हमारे करीब आते गए मैं उनकी आंखों को गौर से देखने लगा। उनकी आंखें असाधारण थीं, गहरी काली आंखें, जैसे उनके भीतर कोई रहस्य छिपा हो। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अनुभव की चमक। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी ने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी परिस्थितियों को करीब से देखा हो, न जाने
कितने उतार चढ़ाव झेले हों। वह हमारे पास आए, एक कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर बंगाली में बोले, तो तुम लोग कोलकाता से हो और यहां नौकरी के सिलसिले में पिछले 10 साल से मुंबई में हो? हम तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्होंने बिना हमारे जवाब का इंतजार किए आगे कहा, मेरा नाम रुद्रनाथ मुखर्जी है। मैं भी कभी तुम लोगों की तरह रोजगार के सिलसिले में मुंबई आया था और फिर यहीं का होकर रह गया। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मजेदार बात तो यह है कि मैं भी बालीगंज का हूं। बालीगंज पार्क रोड पर नंबर 19 का जो बंगला था, कभी वह हमारा यानी मेरे पिताजी का हुआ करता था। आज तो वहां बड़े बड़े आलीशान फ्लैट बन गए होंगे। उनकी बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, दादा, आपको कैसे पता कि हम कोलकाता के बालीगंज से हैं और बालीगंज पार्क रोड में रहते थे? दादा अचानक हंस पड़े। उनकी आवाज इतनी दमदार थी कि ऐसा लगा जैसे उनकी हंसी से पूरा ढाबा गूंज उठा हो। कुछ क्षण बाद जब उनकी हंसी रुकी तो उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, मित्र, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं बिना बताए भी जान लेता हूं। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उन्होंने कहा, मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम्हारा नाम तरुण घोष है और तुम्हारे इन दोनों दोस्तों का नाम गणेश और प्रमोद है। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्यों, ठीक है ना? हम तीनों बस उन्हें देखते रह गए। कुछ देर तक हम में से किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आखिरकार दादा ने ही चुप्पी तोड़ी। अगर और भी कुछ जानना हो तो यहां आया करो, मेरे हाथ का खाना खाया करो। तभी पास की एक खाट पर बैठे एक ट्रक ड्राइवर ने आवाज लगाई, दादा, हमारा खाना तो खत्म होने को है। आज मौसम भी बड़ा सुहाना है, एक कहानी सुना भी दो। ठीक है, आज हमारे नए मित्र भी आए हैं, सबका खाना हो जाए, फिर घर के आंगन में जिनको कहानी सुननी हो वे चले आना, सब एक साथ बैठकर सुनेंगे। फिर दादा मेरी तरफ मुड़े, क्यों तरुण, प्रमोद, कहानी सुनना चाहोगे? कहानी? बस यह शब्द सुनते ही हम दोनों जैसे भीतर से रोमांचित हो उठे। मैंने और प्रमोद ने लगभग एक साथ कहा, बिल्कुल दादा, बिल्कुल सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। लेकिन तभी गणेश ने बीच में अपनी बात रख दी। दादा, सच्ची कहानी है या काल्पनिक? दादा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने गणेश की ओर देखा और धीमी लेकिन बेहद गंभीर आवाज में कहा, मेरी सुनाई हुई हर कहानी सच्ची है, जिसे मैंने खुद अनुभव किया है। हम तीनों चुप हो गए। दादा ने आगे कहा, खाना आता ही होगा, खा लो, और अगर भरोसा ना हो तो यहीं सो जाना, तुम्हारे दोस्त कहानी सुनकर वापस आ जाएंगे। इतना कहकर दादा उठे और वहां से चले गए। उनके जाते ही मुझे लगा जैसे गणेश के सवाल का उन्हें बुरा लग गया था। कुछ ही क्षण पहले तक उनके चेहरे पर जो हंसी और अपनापन था वह पूरी तरह गायब हो चुका था। उनका वह हंसमुख चेहरा अचानक गंभीर हो गया था। कुछ देर बाद हमारा खाना आ गया और सच कहूं तो दादा के हाथों में सचमुच स्वाद था। गर्मा गर्म चावल और मटन का वह स्वाद आज तक मेरी जबान पर है, लेकिन मटन से भी ज्यादा मुझे याद रह गया था वह मछली का स्वाद। एक निवाला मुंह में जाते ही अचानक मुझे मां की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे इतने वर्षों बाद मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अनजान पहाड़ी रास्ते के किनारे बने उस पुराने ढाबे में बैठकर मैंने अचानक अपने घर का खाना खा लिया हो। लेकिन तब तक हमें कहां पता था कि रुद्रनाथ मुखर्जी के हाथ का वह खाना और उनकी सुनाई हुई कहानी हमारे उस सफर को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। खत्म करते करते दोपहर के 3:30 बज चुके थे। अब ढाबे पर आए परिवार वाले सभी जा चुके थे। कुछ ट्रक ड्राइवर भी अपना खाना खत्म करके अपनी अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए थे। ढाबे पर अब बस 2 ड्राइवर बचे थे जो बिहार के रहने वाले थे, उनके हेल्पर और हम तीनों। हमने खाना खत्म कर लिया था और फिर से खाट पर बैठे पहाड़ों की ओर देख रहे थे कि तभी दादा वहां आ पहुंचे। उन दोनों बिहारी ड्राइवरों में से एक ने दादा को देखते ही कहा, दादा चलिए ना, कहानी सुनाइए। दादा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, तो चलो घर पर सुनाता हूं। इतना कहते ही दादा आगे बढ़ गए और हम सब उनके पीछे पीछे उनके घर की तरफ चल पड़े। दूर से देखने पर दादा का घर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम उसके करीब पहुंचते गए उसकी असली बनावट और आकार साफ दिखाई देने लगा। घर ठीक ठाक बड़ा था। घर के आंगन में 2 जर्मन शेफर्ड और 2 डोबरमैन बैठे हुए थे।
जैसे ही चारों कुत्तों ने दादा को देखा, वे खुशी से उनकी तरफ दौड़े और उनके चारों ओर घूमते हुए उनके चेहरे को चाटने लगे। दादा ने भी हंसते हुए एक एक करके उनके सिर पर हाथ फेरा। आंगन के एक कोने में तुलसी का छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, जिसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर था। दूसरी तरफ एक छोटा सा शेड बना था, जिसमें 2 गायें और एक बैल बंधे हुए थे। कुल मिलाकर घर का नजारा किसी पुराने गांव के बड़े से घर जैसा था। हालांकि उस पुरानेपन के बीच कुछ चीजें बिल्कुल आधुनिक थीं। घर की दीवारों पर लगे सर्विलांस कैमरे, घर की बनावट और सामने का बड़ा बरामदा देखकर लगता था कि दादा पुराने और नए जमाने के बीच कहीं खड़े थे। घर के बीचों बीच एक बड़ा सा बरामदा था। बरामदे में एक खाट गद्दों और तकियों से सजी हुई थी। उसके अलावा 4 और खाटें पड़ी थीं, जिन पर गद्दे गोल करके रखे हुए थे। दादा अपनी सजी हुई खाट पर जाकर बैठ गए। उनके पीछे पीछे ढाबे का वही लड़का भी आ गया। उसने बाकी खाटों पर रखे गद्दे खोले और उन्हें सीधा करके बिछाने लगा। जब सारी खाटों पर गद्दे बिछ गए तो दादा ने हम सबकी तरफ देखकर कहा, बैठो, सब बैठो। हम लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए। तभी वह लड़का एक पुराना हुक्का लेकर आया। उसमें सुगंधित तंबाकू अंगारों पर रखकर वह पहले से ही तैयार कर चुका था। उसने हुक्का दादा के पास रखा और उसकी नली दादा की तरफ बढ़ाते हुए खुद अंदर चला गया। दादा ने उसे आवाज लगाई, लखन बेटा, लखन बेटा। अंदर से आवाज आई, जी दादा। दादा बोले, सबके लिए चाय बना। फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, चाय के बिना कहानी में मजा ही नहीं आएगा, क्या बोलते हो? बिहारी ड्राइवर हंसते हुए बोला, दादा कहानी सुनाइए, चाय तो आती रहेगी। दादा ने हुक्के की नली अपने होंठों से लगाई। उन्होंने एक लंबा कश लिया। कुछ क्षण तक उन्होंने धुआं अपने भीतर रोक कर रखा और फिर धीरे धीरे ढेर सारा धुआं हवा में छोड़ दिया। धुएं के उस बादल के पीछे उनका चेहरा कुछ पल के लिए धुंधला पड़ गया। फिर उन्होंने कहा, एक कहानी है मेरी जवानी की। हम सबका ध्यान एकदम उनकी तरफ हो गया। दादा ने हुक्के की नली फिर से अपने पास रखी और पहाड़ों की तरफ देखते हुए बोले, एक शहर जिसका नाम है राजगढ़ी। दादा ने कुछ क्षण रुककर उस नाम को जैसे अपने भीतर महसूस किया और फिर बोले, यह घटना उस समय की है जब मैं एक निर्माण कंपनी में साइट इंचार्ज हुआ करता था। हमारी कंपनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण करती थी। उम्र तब मेरी कम थी, जोश बहुत था और काम के सिलसिले में अक्सर ऐसी जगहों पर जाना पड़ता था जहां आम लोगों का पहुंचना भी आसान नहीं होता था। राजगढ़ी की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी कुछ इस कदर है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।